Hello friends, welcome to EduCR Center. Today we are going to learn about the step of preparation of teaching और इसको फेज ऑफ टीचिंग भी बोल सकते हो। इसमें हम प्री टीचिंग पढ़ेंगे, ट्रांजेक्शन ऑफ लेसन पढ़ेंगे, पोस्ट टीचिंग पढ़ेंगे, लेसन प्लान पढ़ेंगे और माइक्रो टीचिंग पढ़ेंगे। सारा चीज़ एक ही क्लास में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और एट द एंड ऑफ द वीडियो हमेशा की तरह हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। आपका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सारा डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे हम फेज ऑफ टीचिंग और द स्टेप ऑफ टीचिंग। जो स्टेप ऑफ टीचिंग है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे आप कोई भी अगर टीचिंग देने जाओगे उसमें क्या करोगे, पहले आप खुद का खुद प्रिपेयर करोगे घर में और लेसन प्लान बनाओगे, क्या टीच करना है स्टूडेंट को, क्या मेथड यूज़ करोगे टीचिंग में, क्या एग्जाम्पल दोगे, ये सारा चीज़ आप पहले घर में सोच लेते हो। फिर जाके आप क्लासरूम में रियल लाइफ टीचिंग देते हो। फिर टीचिंग जब ख़त्म होता है तब आप स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछते हो कि स्टूडेंट कितना समझा है कितना नहीं समझा है, उसको इवेलुएट करते हो। तो ये जो 3 स्टेज है, 3 स्टेज को फेज ऑफ टीचिंग बोलेंगे और प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग बोलेंगे। फेज है, इसमें फर्स्ट फेज को हम लोग प्री एक्टिव फेज बोलेंगे, फिर नेक्स्ट फेज को इंटरएक्टिव फेज बोलेंगे और ये पोस्ट एक्टिव फेज बोलेंगे। ये जो प्री एक्टिव फेज है ये प्री टीचिंग है। जैसे आप बिफोर टीचिंग आप लोग जो प्रिपेयर करते हैं लाइक लेसन प्लान एंड ऑल दिस, दैट इज़ कॉल्ड प्री टीचिंग। एंड इंटरएक्टिव दैट मीन्स आप जब क्लास में जाके टीचिंग देते हो, रियल इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट से, ये इंटरएक्टिव टीचिंग होता है। और ये पोस्ट एक्टिव फेज जो है ये पोस्ट टीचिंग है। आफ्टर टीचिंग देने के बाद जब बच्चे को इवेलुएट करते हो, उस बच्चे को कितना समझ में आया उसको पोस्ट एक्टिव बोलते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 देखेंगे। पहले देखेंगे प्री एक्टिव फेज और प्री टीचिंग। जो प्री टीचिंग है इसमें क्या होता है, बिफोर इंटरिंग द क्लासरूम टीचर मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड विथ हर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। जब भी टीचर्स क्लासरूम से जाने से वो अपने टूल्स और इक्विपमेंट से प्रिपेयर करते हैं। टीचर मस्ट बी रेडी विथ हर प्लानिंग एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट देम इन ए टीचिंग। टीचर जो है खुद को खुद प्रिपेयर करते हैं क्लासरूम जाने से पहले कि कैसे टीचिंग देना है, क्या मेथड यूज़ करना है, क्या बोलेंगे जाके, ये सब खुद का खुद पहले प्रिपेयर करते हैं। दिस फेज इंक्लूड्स फुल प्रूफ प्रिपरेशन एंड शेड्यूलिंग बिफोर कमेंसिंग ऑफ एनी एक्शन इन द क्लास। ये क्लास में एनी एक्शन लेने से पहले, मतलब पढ़ाने से पहले, ये प्रीवियस वो पार्ट है जब आप खुद लेसन प्लान बनाते हो या तो आप खुद का खुद प्रिपरेशन कर रहे हो कुछ टॉपिक्स के बारे में, तो इसको प्री टीचिंग बोलेंगे। फिर देखेंगे स्टेप्स इन प्री टीचिंग। प्री टीचिंग में क्या क्या स्टेप्स है, इसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन्स। जो आप लेसन पढ़ाने जाओगे तो पहले आप सोचोगे उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। बिफोर एक्चुअल टीचिंग टीचर मस्ट बी एवर द गोल टू बी अचीव बाय द स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। जब भी आप एक लेसन को डिजाइन करोगे तब भी आपको पता होना चाहिए जो लेक्चर ख़त्म होने से जो स्टूडेंट हो वो क्या लर्निंग अचीव करेंगे इसमें से, तो उसके हिसाब से करना है। फिर नेक्स्ट देखेंगे सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ द कंटेंट। जो कंटेंट है वो सिक्वेंशियली आप अरेंज करोगे, ऐसे नहीं इधर थोड़ा पढ़ा दिया उधर थोड़ा पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। जो टॉपिक्स है वो सीक्वेंस में आप अरेंज करोगे, कहाँ पे आपको एग्जांपल ऐड करना है, कहाँ पे आपको मॉडल यूज़ करना है या चार्ट यूज़ करना है, ये आप पूरा सीक्वेंस में अरेंज करोगे। तब आप क्लास में जाके आप पहले से प्रिपेयर होके आओगे, क्लास में जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा टीचिंग करने में। सिंस द एम्स एंड क्लियर एंड मैटर इज ऑर्गेनाइज, द टीचिंग मस्ट बी प्रिपेयर स्ट्रेटेजी टू एक्म्पेन बाय द टीचिंग एंड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव। जब ये सारा चीज़ हो जाता है तो आप खुद का खुद सोचते हो कि कैसे हमको टीचिंग करना चाहिए जो टीचिंग मोर क्रिएटिव होगा, मोर इंटरेस्टिंग होगा। तो क्या एग्जाम्पल देना चाहिए, कैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ स्टूडेंट को कनेक्ट करना चाहिए, तो ये आप पहले सोचोगे बिफोर गोइंग टू द क्लासरूम। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हो गया आपका इंटरएक्टिव फेज और ट्रांजेक्शन फेज। मतलब जब आप क्लासरूम में जाके रियल टीचिंग दे रहे हैं, इसको इंटरएक्टिव फेज बोलेंगे और इसको ट्रांजेक्शन ऑफ लेसन भी बोलेंगे। At this stage, the teacher is now in the classroom with the proper equipment. Now the actual teaching learning process is introduced. जो टीचर है, अभी टीचर जितना भी उसका मॉडल हो गया, चार्ट हो गया, वो लेसन प्लान हो गया, सारा इक्विपमेंट वो क्लासरूम में लेके जाएंगे। नाउ द एक्चुअल टीचिंग प्रोसेस इज इंट्रोड्यूस। अभी एक्चुअल टीचिंग शुरू होगा यहाँ पे। इंटरेक्टिव प्रोसेस occurs between the teachers and the learners, whereas teachers presents new content by the linking with the previous learners of the learner. इसमें क्या करेंगे, जो टीचर है वो जाके क्लासरूम में पहले स्टूडेंट को प्रीवियस जो पढ़ाया था उसके बारे में पूछेंगे, जो प्रीवियस नॉलेज है उसका रिलेटेड कनेक्ट करके नया सिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि
बच्चा कुछ भी नहीं सीखा है, आके एक टॉपिक्स डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसमें बच्चा का लर्निंग नहीं होगा। इसलिए टीचर क्या करता है, उसका प्रीवियस नॉलेज को देखता है, वो पहले कितना जानता है उसके बारे में, फिर उसके हिसाब से टीचिंग करता है, कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट होगा वो यूज़ करता है टीचर। ये द मेन एक्टिविटीज़ परफॉर्म एट दिस स्टेज। जो टीचिंग करने का जो है उसमें क्या क्या मेन एक्टिविटीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल द टीचर मस्ट हैव ए क्विक ग्लैंस एंड ओवरव्यू ऑफ द क्लास। जो टीचर है वो पहले जाके जो क्लास पढ़ाएंगे उसका पूरा ओवरव्यू देना है। सपोज एक टीचर है वो फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे, तो जाके एक उसका ओवरव्यू देना है। फिर क्या करेंगे, एन अटेम्प्ट शुड बी मेड टू इस्टेब्लिश ए कनेक्शन विद द लर्नर सो दैट फील सेंस ऑफ फेमिलियरिटी। तो लर्नर के साथ ऐसे कनेक्ट करेंगे, इतना एग्जाम्पल देंगे या तो कोई क्वेश्चन पूछेंगे जो रियल लाइफ में बच्चा करता है, तो उसको करके बच्चा के साथ पूरा टीचर जो है पूरा कनेक्ट करेंगे और उसको फेमिलियर करेंगे क्लास में, तब जाके बच्चा अच्छे से समझ सकता है। फिर देखेंगे एक क्विक रिव्यू ऑफ द लेवल ऑफ क्लास, देयर इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी शुड बी डन बाय आस्किंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज। जो टीचर है वो उसका कितना अंडरस्टैंडिंग है, कितना एप्टीट्यूड है, वो सपोज फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा है तो वो प्रीवियस क्लास में जो पढ़ाया था उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, फिर जाके फोटोसिंथेसिस लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तब बच्चा नॉलेज है प्रीवियस, तो उसके हिसाब से वो टिचिंग दे सकता है और वो टीचिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगा। एंड फिर देखिए, आफ्टर जजिंग देम टीचर मस्ट यूटिलाइज द प्रॉपर मेथड एंड टेक्निक्स टू प्रेजेंट द कंटेंट बिफोर द लर्नर्स। जब ये सारा चीज़ हो जाएंगे तब जो प्रेजेंट करेंगे लेसन को, तो टीचर को प्रॉपर टीचिंग मेथड यूज़ करना चाहिए और प्रॉपर टेक्निक यूज़ करना चाहिए। तब बच्चे को जो टेक्निक्स या मेथड से बच्चे को ज़्यादा समझ में आया, ज़्यादा वो कनेक्ट कर सकता है खुद का खुद, तो उसी मेथड को और उसी टेक्निक को यूज़ करना चाहिए क्लासरूम में, तभी जाके बच्चे का अच्छे से लर्निंग होगा। नेक्स्ट होगा पोस्ट एक्टिव फेज और पोस्ट टीचिंग। इट बिगिंस एज सोन एज द टीचिंग प्रोसेस केम्स टू एंड। जब खत्म होगा टीचिंग प्रोसेस, दिस फेज इज एन एसिड फर्स्ट टेस्ट फॉर ए टीचर बिकॉज evaluation begins to check how far the teacher has been successfully in achieving the objective and bringing out desired behavioral change in the learners। ये एक टेस्ट है टीचर का, ये लिखा है एसिड फर्स्ट टेस्ट। ये एक टीचर का टेस्ट है, वो जो टीचिंग दिया है बच्चे को कितना समझ में आएंगे, वो कितना मॉडिफिकेशन बिहेवियर हो गया, तो ये इवालुएट करेंगे बच्चे को आफ्टर टीचिंग। उसकी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है या तो कोई एक्टिविटीज़ दे सकता है, कुछ भी करके वो बच्चे को इवालुएट करेंगे। तो जो टीचर पढ़ाया था उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो बच्चा अचीव किया कि नहीं, बच्चा में लर्निंग हुआ कि नहीं, उसका मॉडिफिकेशन बिहेवियर हुआ कि नहीं, ये सब पोस्ट टीचिंग में आएंगे आपका। ऑल्सो द टीचर इज एबल टू डिसाइड व्हाट टेक्निक्स एंड टूल्स एंड स्ट्रेटजी आर बेनिफिशियली इन द क्लासरूम टीचिंग। फिर टीचर जो है वो उसको पता चल जाएंगे कौन सा वाला टूल्स या तो कौन सा वाला मेथड यूज़ करने से बच्चे को ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब टीचिंग में आएंगे तो उसी वाला ज़्यादा यूज़ करेंगे टेक्निक्स। तो एक बार क्विक रिव्यू देखेंगे अभी इसका। जो टीचिंग है इसको फेज में डिवाइड किया है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। जो प्री एक्टिव स्टेज है इसमें क्या है, फिक्सिंग ऑफ द गोल्स एंड द कंटेंट। जो टीचर है वो पहले से प्रिपेयर करेंगे गोल्स और कंटेंट क्या पढ़ाना चाहिए क्या नहीं। डिसीजन अबाउट स्ट्रेटेजीज, वो पहले से डिसीजन लेंगे क्या स्ट्रेटेजीज होना चाहिए पढ़ाने का। फिर स्टेज 2 में आपका आएंगे इंटरेक्टिव, जब क्लासरूम में जाके वो टीचिंग देंगे। डायग्नोसिस द लर्नर्स है, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से उसको टीचिंग देंगे। फिर एक्शन एंड रिएक्शन, जो बच्चा जैसे एक्शन करेंगे उसके हिसाब से उसको रिएक्शन देंगे। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो उसको एक्स्ट्रा क्लास देने का चाहिए तो क्लास देंगे। अगर उसको एक एग्जाम्पल में नहीं समझ में आ रहा है तो उसको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देके समझा देंगे। फिर हम स्टेज 3 में देखेंगे पोस्ट एक्टिव स्टेज, द अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस। इसमें वो अप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन मेथड यूज़ करेंगे कि बच्चे को कितना समझ में आया कितना नहीं आया। एंड फीडबैक एंड टेस्टिंग, इसमें बच्चे में फीडबैक वो टीचर को मिल जाएंगे कि टीचर जो पढ़ाया है वो बच्चे से फीडबैक मिल जाएंगे उसको कि बच्चे को समझ में आया कि नहीं उसका टीचिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे लेसन प्लान और टीचिंग प्लान। इसको लेसन प्लान भी बोलते हैं, टीचिंग प्लान भी बोलता है। तो जो हमने अभी पढ़ा था वो फेस ऑफ टीचिंग को कैसे फेस में करना चाहिए, और उसमें हम लोग लेसन प्लान का बात किया है। जो टीचर है वो लेसन प्लान बनाएंगे, वो लेसन प्लान लेके जाके टीचिंग करेंगे। अभी हम डिटेल्स पढ़ेंगे। तो लेसन प्लान क्या है, प्लान प्रिपेयर्ड बाय द टीचर टू टीच इन ऑर्गेनाइज मैनर। जो टीचर है वो एक लेसन प्रिपेयर करेंगे, वो जो टॉपिक्स है उसको ऑर्गेनाइज मैनर में पढ़ाने के लिए। कहाँ पे क्या एग्जांपल देना चाहिए, कहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, ये सारा वो लेसन प्लान में लिखेंगे।
और कौन सा क्वेश्चन बच्चे को पूछना चाहिए, क्या रेमेडियल देना चाहिए, सारा चीज़ लेसन प्लान में लिखा जाता है। ए लेसन प्लान आउटलाइन इन डिटेल द वेरियस स्टेप्स व्हिच टीचर प्रपोज टू अंडरटेक हिज हर क्लास। इसमें वो एक आउटलाइन होता है, वो वेरियस स्टेप्स होता है, स्टेप्स में पढ़ा जाता है, जो वेरियस स्टेप्स है उसको फॉलो करके टीचिंग देता है। एज सच लेसन प्लान कंसर्न इटसेल्फ विद द टीचिंग ऑफ वन पीरियड। ये जो लेसन प्लान है ये मतलब एक वन पीरियड है। जैसे एक टीचर आता है, आके एक पीरियड लेता है, तो इसी को एक लेसन प्लान उसमें पढ़ा के जाएंगे। जैसे अगर फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है तो जो 35 to 40 मिनट उसका एक पीरियड होगा, उसी पीरियड में वो लेसन प्लान लेके आएंगे, पूरा उसमें प्रिपेयर कर आएंगे जो 35 और 40 मिनट में क्या क्या पढ़ाना है। तो उसी को सिक्वेंशियल ऑर्डर में वो जाके एक पीरियड में पूरा वो फोटोसिंथेसिस क्लास ले लेंगे। Planning for a lesson means identification of the sequence and style of the presentation and evaluate procedure to adopt for the classroom teaching of the learning। वही वाला बोला है, जो प्लानिंग है उसमें पहले से वो प्लान करके लाएंगे कि कौन सा सीक्वेंस में पढ़ाना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है और क्या प्रोसीड्यूर यूज़ करना है फॉर क्लासरूम टीचिंग के लिए। हैंस इट इज़ प्रोपोजिशन इन एडवांस व्हिच एस्टैब्लिश ए लिंकेज बिटवीन द व्हाई, व्हाट एंड हाउ द टीचिंग इन ए वन पीरियड। जो टीचर है वो लिंकेज करेंगे, मतलब वो लेसन प्लान लेके आके वो लिंकेज करेंगे चीज़ों को कि उसको क्या पढ़ाना है, उसमें जो वो एक पीरियड होगा उसमें क्या पढ़ाना है, वो कैसे पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है। मतलब ये सब चीज़ वो सारा लेसन प्लान में होगा, सारा ऑब्जेक्टिव है, ये सब लेके आके पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान का क्या इंपॉर्टेंस है। लेसन प्लान हेल्प टीचर इन द फॉलोइंग वेज। इट मेक द टीचिंग सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज। ये लेसन प्लान होने से आप सिस्टमेटिक या वेल ऑर्गेनाइज से पढ़ा सकते हो। और देखिए इट हेल्प टीचर इन आइडेंटिफाइंग द एडिक्वेट कंटेंट एंड इट इज़ प्रॉपर सीक्वेंस फॉर टीचिंग ए लेसन। जो टीचर है उसको जो एडिक्वेट कंटेंट है, मतलब कितना पढ़ाना है एक पीरियड में, वो सारा चीज़ वो लिख के लाएंगे लेसन प्लान में। कोई फालतू का चीज़ नहीं पढ़ाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और कम भी नहीं पढ़ाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है, जो सिलेबस में है वही आके पढ़ाएंगे। It helps teacher to learn the process and tackle learning difficult to children। ये लेसन प्लान बनाने से वो टीचर जो है वो जो लर्निंग में डिफ़िकल्ट फेस कर रहा है उसको भी टैकल कर सकता है, क्योंकि उसमें रेमेडियल टीचिंग का भी ऑप्शन है। जिसको समझ में नहीं आएंगे उसको रेमेडियल टीचिंग देंगे। इट एनेबल टीचर टू यूटिलाइज द अवेलेबल टाइम प्रॉपरली। इसमें एकदम पूरा टाइमिंग लेके आएंगे कि कौन सा वाला कितना मिनट पढ़ाएंगे, इंट्रोडक्शन कितना देंगे, फिर उसके बाद जो बॉडी होगा वो कितना देंगे, कंक्लूजन कितना देंगे, और जो लास्ट में जाके क्वेश्चन पूछेंगे कितना देंगे। पूरा एकदम जो टाइम है वो पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि पूरा एग्जाम्पल प्री डिफाइन लिख के लाएंगे कि क्या एग्जाम्पल पूछना है। इट हेल्प इन डेवलपिंग इंसाइट एंड अबाउट लर्निंग नीड्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ द चिल्ड्रन। जो बच्चे को कैसे क्या चाहिए और उसका नीड्स एंड एबिलिटीज़ के हिसाब से वो पढ़ा सकता है। इट हेल्प टीचर टू डेवलप द हैबिट ऑफ अंडरटेकिंग इमीडिएट करेक्टिव मेजर्स। वो अगर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो इमीडिएट करेक्टिव मेजर कर सकता है और नया वो मेथड ऑफ टीचिंग यूज़ कर सकता है अगर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। ये जो आपका लेसन प्लान और टीचिंग प्लान है ये 2 टाइप्स का है। एक है माइक्रो लेसन प्लान और माइक्रो टीचिंग। जो माइक्रो टीचिंग और माइक्रो लेसन प्लान है स्केल डाउन टीचिंग है, मतलब ये छोटा करके पढ़ाएंगे पूरा। जैसे हमने लेसन प्लान की बात किया था 35-45 मिनट पढ़ाता था, वो वाला आपका मैक्रो में आएंगे। जो माइक्रो लेसन प्लान होगा ये छोटा टॉपिक्स को पार्ट में पढ़ाएंगे और कम स्टूडेंट को लेके पढ़ेंगे। ये आपका स्मॉल ग्रुप में होगा, ये 8-10 स्टूडेंट को पढ़ाएंगे और स्मॉल ड्यूरेशन 5 to 10 मिनट पढ़ाएंगे। ये माइक्रो टीचिंग और माइक्रो लेसन प्लान। और ये जो मैक्रो लेसन प्लान है ये टीचिंग लार्ज क्लास, ये पूरा क्लास में पढ़ाएंगे, आके एक पीरियड पढ़ा देंगे हमने जो डिस्कस किया था, और ड्यूरेशन 35 to 40 मिनट्स होगा। ये जो माइक्रो और मैक्रो है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख लीजिए, वहाँ से आप समझ सकते हो कि जो एग्जांपल है वहाँ आप देख लीजिए। वहाँ आपको वो लेसन प्लान जो है वो आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, खाली एग्जांपल के लिए कि लेसन प्लान माइक्रो लेसन प्लान कैसे लिखता है और मैक्रो लेसन प्लान कैसे लिखता है, वो एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, तभी जाके आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सारा वो लेसन प्लान का। अभी हम देखेंगे माइक्रो टीचिंग और माइक्रो लेसन प्लान। जो अभी जो बोला था माइक्रो और मैक्रो, तो वही वाला अभी पढ़ेंगे माइक्रो टीचिंग। तो इसमें आपका 5 स्किल्स होता है और उसका अलग अलग कंपोनेंट्स होता है।
जो माइक्रो लेसन प्लान और माइक्रो टीचिंग जो होता है ये स्मॉल ग्रुप में दिया जाता है। अगर जो नॉर्मल लेसन प्लान जो मैक्रो लेसन प्लान है उसमें बच्चे को समझ में नहीं आता है तो वहाँ से 5-10 बच्चे को लेके एक क्लास में ये छोटा छोटा टॉपिक्स को माइक्रो टीचिंग देंगे बच्चे को ज़्यादा समझ में आने के लिए। यहाँ ज़्यादा एग्जाम्पल और बहुत कुछ होता है, तो आप जब पढ़ेंगे आपको समझ में आएंगे। तो यहाँ पे जो 5 स्किल्स है यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है आपका वहाँ पे आपका यहाँ से क्वेश्चन आया था, ये स्किल्स है। तो अभी देखेंगे पहले वाला जो स्किल है ये प्रोबिंग क्वेश्चन। ये जो प्रोबिंग क्वेश्चन है इसमें आपको कंपोनेंट्स पढ़ना पड़ेगा। तो कंपोनेंट्स में पहले वाला प्रॉम्प्टिंग है। प्रॉम्प्टिंग ये याद रखना, जो प्रॉम्प्टिंग है, प्रॉम्प्टिंग में क्या होगा, जब टीचर स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछेंगे, अगर स्टूडेंट जवाब नहीं दे पाएंगे तो उसको क्लू दे देंगे, हिंट्स दे देंगे, फिर बच्चा जाके जवाब दे पाएंगे। अगर वो जवाब नहीं दे पाएंगे तो टीचर खुद बता देंगे। फिर सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, ये जो सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन में इसमें क्या होगा, अगर बच्चे को कुछ क्वेश्चन पूछा है वो उसका जो आंसर है वो आसपास आ रहा है, मतलब पूरा करेक्ट नहीं है लेकिन पार्शियली करेक्ट है, तो टीचर क्या करेंगे उसको इजी करने के लिए उसका रिलेटेड और क्वेश्चन पूछेंगे उसको, उससे और फर्दर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। फिर और एक देखिए रीडायरेक्शन जो टेक्निक है इसमें क्या करेंगे, जो टीचर जो है वो एक बच्चा को सपोज क्वेश्चन पूछा है, वो जवाब नहीं दे पा रहा है या तो आंसर दिया है, तो टीचर क्या करेंगे उसकी साइड में और एक बच्चा होगा, वो क्वेश्चन उससे ट्रांसफ़र कर देंगे, उसको भी पूछेंगे। फिर वो कुछ जवाब दिया नहीं आया दे दिया, फिर नेक्स्ट बच्चा को पूछेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है उसका पार्टिसिपेंट ज़्यादा होता है, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है जब वो क्वेश्चन पूछता रहता है। स्कूल में हम रियल लाइफ में देखते हैं जो टीचर है वो एक बच्चे को क्वेश्चन पूछता है, वो बच्चा जवाब अगर कभी कभी राइट जवाब देने से भी टीचर उसको आंसर नहीं बताता है, फिर दूसरा बच्चा को भी पूछता है, उससे भी क्वेश्चन का आंसर निकाल लेता है, फिर नेक्स्ट बच्चा को भी पूछता है, फिर बाद में जब सारा क्वेश्चन का आंसर ले लेता है फिर टीचर जो है वो करेक्ट करके बता देता है। या तो कभी ऐसा होता है जो बच्चा है वो रॉन्ग आंसर दे रहा है, फिर दूसरा बच्चा को पूछ रहा है, वो करेक्ट दे रहा है, कोई बच्चा रॉन्ग दे रहा है, तो बाद में सबको करेक्ट कर देंगे। फोकस इन इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, तो इसमें क्रिटिकल अवेयरनेस में क्या होगा, जो टीचर है अगर उसमें कुछ क्वेश्चन पूछ लिया बच्चे को तो उसमें जवाब दिया तो उसमें बोलेंगे कि हाउ हुआ, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे, तो इसको इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। नेक्स्ट वाला हमारा स्किल होगा एक्सप्लेनिंग, जो इसमें जो टॉपिक्स होगा वो टीचर एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे। पहले वाला वो क्वेश्चन करके पढ़ा रहा था, यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक को। तो पहले वाला क्लियरिटी, जो एक्सप्लेन है वो क्लियरिटी होना चाहिए। फिर कंटिन्यूटी होना चाहिए, कंटिन्यूटी और आप इसमें लिंक भी बोल सकते हो, एक्सप्लेनिंग लिंक होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट है उसके साथ दूसरे कॉन्सेप्ट को लिंक होना चाहिए। तो इसमें क्या बोलेंगे, जब दोनों कॉन्सेप्ट को लिंक करेंगे उसमें ज़्यादातर कॉन्जंक्शन एंड प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, जो वर्ड और फ्रेज का लिंक करेंगे। तो जो लिंक करता है ना वो हमेशा देयरफॉर और ऐसे प्रीपोजिशन कॉन्जंक्शन यूज़ करता है वहाँ पे। रिलेवेंस टू कंटेंट यूजिंग द बिगिनिंग एंड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, जो कोई भी टॉपिक्स पढ़ाएंगे उसमें बिगिनिंग स्टेटमेंट देंगे, बच्चे को क्वेश्चन पढ़ेंगे या तो उसमें कनेक्ट करेंगे, वो एक बिगिनिंग स्टेटमेंट देंगे। फिर उसके बाद एक जब ख़त्म होगा तो उसमें कोई भी टॉपिक्स ख़त्म करने के बाद उसका समराइजेशन देंगे, उसका कंक्लूजन देंगे, उसको कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भरेंगे। और कवरिंग द एसेंशियल पॉइंट, इसमें जो एसेंशियल पॉइंट है उसी को कवर करेंगे। और नेक्स्ट स्किल है स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन ऑफ एग्जाम्पल। ये वाला जो है इलस्ट्रेशन, इसमें वो एग्जाम्पल के साथ पढ़ाएंगे, बच्चा पूरा प्रोएक्टिव होता है, इसमें एग्जाम्पल के साथ पढ़ा रहा है ना, इसलिए सिंपल एग्जाम्पल लेंगे। सिंपल ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो स्टूडेंट को उसका प्रीवियस कितना नॉलेज है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेंगे। फिर रिलेवेंट एंड इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेंगे। फिर टीचर क्या करेंगे, जो टॉपिक्स पढ़ा रहा है उसका रिलेवेंट रियल लाइफ या कोई इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेंगे उसका रिलेटेड, जो बच्चे को अच्छे में समझ में आएंगे। इसमें बोल रहा है अप्रोप्रिएट मीडिया, जो एग्जाम्पल के लिए कभी कभी मीडिया यूज़ करेंगे। जब अगर बच्चे को मैप्स के बारे में कुछ दिखाना है तो टीचर क्या करेंगे, वो ग्लोब्स दिखा देंगे बच्चे को और वहाँ से एग्जाम्पल दे देंगे, ये वाला जगह यहाँ पे है, वो वाला कंट्री वहाँ पे है। ये टीचर ग्लोब लेके जाएंगे सामने बच्चे को और वहाँ से एग्जाम्पल दे देंगे। इसको अप्रोप्रिएट मीडिया, और अलग अलग अप्रोप्रिएट मीडिया भी यूज़ कर सकता है। और यूज़ ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच, जो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच है इसको यूज़ करेंगे उसके लिए, इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल के लिए। तो ये जो इंडक्टिव और डिडक्टिव है, जब हम टीचिंग मेथड पढ़ेंगे तब इंडक्टिव डिडक्टिव पढ़ेंगे, तो अभी इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप खाली याद रखना है यहाँ पे। जो नेक्स्ट स्किल ये है आपका स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। तो स्टिमुलस वेरिएशन में क्या होगा, बॉडी मूवमेंट। जो टीचर है वो क्लास में क्या करेंगे, बॉडी मूवमेंट करेंगे, मतलब
पढ़ाते पढ़ाते वो चलते चलते पढ़ाएंगे, क्योंकि कोई कोई टीचर है देखना, वो आके टेबल में बैठ के उधर ही पढ़ा के जाता है, वो जो लास्ट बेंच वाला है उसको कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए कोई कोई जो अच्छा टीचर है वो बॉडी मूवमेंट करेंगे, वो चलते फिरते रहेंगे क्लासरूम में और पीछे तक जाएंगे, लास्ट बेंच तक वहाँ पे जाएंगे और बोलते पढ़ाते जाएंगे, तो इसको बॉडी मूवमेंट बोलेंगे। इसमें गेस्चर्स यूज़ करेंगे, जैसे हेड को नोडिंग करना है, हैंड को यूज़ करेंगे, तो वेरियस गेस्चर्स यूज़ करेंगे यहाँ पे। चेंज इन द स्पीच पैटर्न, इसमें वो जो टीचर्स है वो स्पीच पैटर्न को चेंज करेंगे, कभी धीरे बोलेंगे फिर सडनली एकदम वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे। चेंज इन इंट्रैक्शन स्टाइल, वो जो टीचर है वो इंट्रैक्शन स्टाइल को चेंज करेंगे, वो पोसिंग करेंगे, जो कुछ पढ़ा रहा है पढ़ाते पढ़ाते वो पोस मारेंगे, तो वहाँ से वो बच्चे का जो अटेंशन है वो ग्रैब करेंगे, कुछ बोलते बोलते वो पोस करेंगे और बच्चे को कंटिन्यू करने बोलेंगे, क्या होगा इसके बाद, ये पोसिंग होगा। फिर इसमें फोकसिंग है। फोकसिंग में क्या होगा, जो बच्चा है उसको बोलेंगे स्टूडेंट लिसन केयरफुली, फिर वहाँ पे मतलब वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होगा। वर्बल होगा तो बोलेंगे स्टूडेंट लिसन केयरफुली, और फिर वहाँ पे गेस्चर भी यूज़ करेंगे, हेड हैंड, इसको गेस्चर भी यूज़ करेंगे। फिर वो वर्बल एंड नॉन वर्बल गेस्चर भी यूज़ करेंगे, जैसे लुक एट द चार्ट, लुक एट द मॉडल, लुक एट द फिगर, ये भी बोलेंगे, तो इसको फोकसिंग बोलेंगे। ओरल विजुअल स्विचिंग, जो ओरल विजुअल स्विचिंग होगा इसमें भी वही है, जो बात करते करते टीचर बोलेंगे लुक एट द मॉडल। मॉडल मतलब वो विजुअली देख रहा है, ओरल बोलते बोलते वो विजुअली उसमें मॉडल से पढ़ाने के लिए बात बोल रहा है। और लुक एट द चार्ट, वो चार्ट देखने को बोल रहा है। तो ये सारा चीज़ जो है ये ओरल विजुअल स्विचिंग होगा। ये सारा चीज़ खाली नाम याद रखना है, इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। फिर लास्ट वाला है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या है, रीइंफोर्समेंट में यूज़ ऑफ प्रेस वर्ड्स एंड स्टेटमेंट। जो बच्चा अगर कुछ आंसर अच्छा दिया तो टीचर क्या बोलेंगे, राइट आंसर। और या तो टीचर क्वेश्चन कर रहा है बच्चे को, तो बच्चा कुछ आंसर देते जा रहा है तो टीचर क्या बोलेंगे, कैरी ऑन, राइट आंसर, यू आर करेक्ट, ऐसे वाला बोलेंगे, तो इसको प्रेस करेंगे बच्चे को। इसमें लिखा है एक्सेप्टिंग एंड यूजिंग पीपल्स आइडिया। जो पीपल्स आइडिया है, अगर स्टूडेंट कुछ आइडिया दे रहा है तो वो टीचर एक्सेप्ट करेंगे, तो भी जाके तो वो जो स्टूडेंट हो वो मोटिवेट हो जाएंगे। इसमें देखिए रिपीटिंग एंड रिफ्रेशिंग। इसमें रिपीटिंग और रिफ्रेशिंग क्या होगा, जो अगर सपोज टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट ने जवाब दे दिया, वो टीचर है वो आंसर को रिपीट करेंगे। ये वाला एक रीइंफोर्समेंट है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। तो बच्चे को अच्छा लगेंगे जब टीचर वही वाला उसका करेक्ट आंसर उसका करेंगे या तो उसका नाम लेके करेंगे, तो ये वाला रीइंफोर्समेंट हो गया, प्रेस हो गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज़। एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज़ है, इसमें क्या होगा, जो बच्चा अगर कुछ बोल रहा है तो उसमें टीचर बोलेगा हम, यस, कैरी ऑन, ये एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज़ है। इसमें और देखिए यूज़ ऑफ प्लेजेंट एंड अप्रूविंग गेस्चर्स एंड एक्सप्रेशन। जो अगर बच्चा कुछ अच्छा जवाब दे रहा है तो अच्छा गेस्चर देंगे, उसको स्माइल करेंगे टीचर्स और बच्चा मोटिवेट हो जाएंगे उससे। राइटिंग पीपल आंसर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। अगर वो पीपल ने कुछ आंसर दे दिया, स्टूडेंट ने कुछ आंसर दिया है, टीचर वो आंसर को ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे, ये भी रीइंफोर्समेंट है एक। ये भी टीचर्स जो स्टूडेंट है उसको अच्छा लगता है जब उसका आंसर ब्लैक बोर्ड में लिखता है सबके सामने। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। मैं जो एग्जांपल है मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा माइक्रो लेसन प्लान का, तो वहाँ से आप खाली देखिए कि माइक्रो लेसन प्लान कैसे लिखता है और जो मैक्रो लेसन प्लान वो कैसे लिखता है। आपको वहाँ से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सारा स्किल पढ़ना है, इसका कंपोनेंट है क्या है ये याद रखना है। इसमें देखिए मैक्रो लेसन प्लान और मैक्रो टीचिंग, जो आपका क्लासरूम में टीचिंग देता है, जो पहले पढ़ा था हम मैक्रो लेसन प्लान, जो 35 to 40 मिनट्स होता है। तो इसका स्टेप्स क्या है, इसका फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन। फर्स्ट वो प्रिपरेशन करेंगे, इसमें मोटिवेशन, बच्चे को मोटिवेशन करेंगे, क्वेश्चन आस्किंग करेंगे और अनाउंसमेंट करेंगे। जैसे इसको एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। सपोज मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा हूँ ना, तो बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, उसका प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बच्चे को हम क्या बोलेंगे, पहले उसका क्वेश्चन पूछेंगे कि तुम्हारा घर में खाना कौन बनाता है, तो बच्चे बोलेंगे मेरा मम्मी बनाता है। तो खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो वो बोलेंगे बहुत सारा वो आर्टेंसिल चाहिए और प्लांट चाहिए सब्ज़ी बनाने के लिए। तो फिर टीचर क्या बोलेंगे कि हम लोग आज प्लांट के बारे में पढ़ रहा है और ये हम आज क्लास में फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे।
और ये जो अनाउंसमेंट है, ये अनाउंसमेंट वही बोलेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फोटोसिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड अनाउंसमेंट। और जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है उसका मतलब स्टार्टिंग करने के कैसे वो इंटरलिंक कर रहा है, उसका प्रीवियस नॉलेज को कर रहा है बच्चे को मोटिवेशन करने के लिए, ये आपका आस्किंग क्वेश्चन होगा। ये वाला फर्स्ट स्टेप जो है ये प्रिपरेशन बोलेंगे। फिर जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में प्रेजेंटेशन, ये असली वाला जो लेसन प्लान है उसका क्लास में प्रेजेंटेशन देंगे। आप सबको पता है प्रेजेंटेशन क्या है। इसमें जो टीचिंग पॉइंट्स क्या क्या लिख के लाया था, जैसे फोटोसिंथेसिस का पहले वो इंट्रोडक्शन देंगे, फिर कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फिर रिएक्शन देंगे उसका। तो ये सारा चीज़ जो कंपोनेंट लेके आया है वो लिख के वो उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन देंगे। टीचिंग मेथड, कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे, कौन सा टीचिंग एड्स यूज़ करेंगे, लर्निंग आउटकम क्या होगा, ये सारा चीज़ प्रेजेंटेशन में होगा। फिर जो थर्ड है, ये थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिकैप्चुलेशन। बच्चे को जब लेसन पढ़ाएंगे तो उसको इवैल्यूएट करना है, तो उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन आस्क टू टेक्स द पीपल अंडरस्टैंडिंग। बच्चे को कितना समझ में आया, अभी जो पढ़ा है उसमें से कितना समझ में आएंगे, उसका रिलेटेड बच्चे को क्वेश्चन पूछेंगे। फिर अगर बच्चे को समझ में नहीं आया, कोई कोई बच्चा है उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो उसके लिए क्या करेंगे, रेमिडियल टीचिंग देंगे। जिस बच्चा को समझ में आया है उसका तो ज़रूरत नहीं है, अगर सबको समझ में आया तो रेमिडियल टीचिंग ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो रेमिडियल टीचिंग देंगे, वो एक्सप्लेन विथ मोर एग्जाम्पल इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत हो तो वो ज़्यादा एग्जाम्पल देके वो समझा देंगे, और या तो ज़रूरत हो तो एक्स्ट्रा टाइम लेके वो एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको समझा देंगे। और फिर होम असाइनमेंट देंगे बच्चे को। तो होम असाइनमेंट क्यों दिया जाता है, ये बच्चे का प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। होम असाइनमेंट जो पढ़ा है उसको प्रैक्टिस होगा बच्चे जब लिखेंगे कोई चीज़ से। तो चलिए अभी क्वेश्चन देखेंगे, एमटेट का क्वेश्चन। द कम्युनिकेशन प्रोसेस थ्रू व्हिच इन्वॉल्व द सिस्टमेटिक यूज ऑफ सिग्नल एंड सिंबल टू ट्रांसफॉर्म एंड अचीव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट और फेनोमेनन। जब सिग्नल और सिंबल यूज़ करता है कोई भी फेनोमेनन को यूज़ करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, फार्बल कम्युनिकेशन तो नहीं बोलेंगे। फार्बल कम्युनिकेशन जब हम बात करते कुछ बता रहा है, बोल के कुछ बता रहा है, उसको फार्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे। जो गेस्चर्स और सिंबल ये सब यूज़ करेंगे, इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे। जैसे हैंड शेक करना, हम हेड को नोट करना, ये गेस्चर्स हो गया। ये सारा चीज़ आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा। तो बिल्कुल आपका ये वाला सही है आंसर। तो ये दोनों तो नहीं होगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन देखिए। इफ़ ए स्टूडेंट डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टॉट इन द क्लास द टीचर शुड। अगर एक टीचर ने एक लेसन को टॉट किया है, वहाँ से बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, तो टीचर क्या करेंगे, रिपीट द लेसन अगेन। अगर वही लेसन फिर से रिपीट करेंगे तो बच्चे को समझ ही नहीं आएंगे। टीच द लेसन अगेन गिविंग मोर एग्जाम्पल, बिल्कुल सही है। अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से वो टीचिंग करेंगे, लेकिन वो मोर एग्जाम्पल के साथ टीचिंग करेंगे। ये वाला बिल्कुल सही है। प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेसन सो दैट सिलेबस कुड बी कवर। वो सिलेबस कवर करना है इसलिए नेक्स्ट लेसन में जाएंगे, ये तो बिल्कुल नहीं है। इवालुएट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, ये इवालुएट द प्रीवियस नॉलेज, ये वाला इसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। इवालुएट प्रीवियस नॉलेज कब करेंगे, जब टीचिंग शुरू करने से पहले उसका प्रीवियस नॉलेज इसमें वो इवालुएट करेंगे। ये तो बोल रहा है जो टीचिंग देने की बात क्या हुआ, टीचिंग देने के बाद बच्चे को समझ में नहीं आया, इसलिए उसको और एग्जाम्पल के साथ उसको टीचिंग देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफेक्टिवनेस ऑफ क्लासरूम टीचिंग हैज़ टू बी जज। एक क्लासरूम इफेक्टिव कैसे जांच कर सकते हो, स्मार्ट क्लासरूम देने से वो इफेक्टिव नहीं होता है। कोर्स कवर्स, खाली कोर्स कवर्स करने से वो इफेक्टिव नहीं होता है। हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, खाली हाईली क्वालिफाइड टीचर्स होने से वो इफेक्टिव नहीं होता है। लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट, जो बच्चे का लर्निंग आउटकम है वही मेन फोकस है जो इफेक्टिव क्लासरूम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द स्किल व्हिच एम टू सिक्योर एंड सस्टेन द अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द डायरेक्ट टीचिंग। जो डायरेक्ट टीचिंग है उसमें बच्चे को ज़्यादा अटेंशन कहाँ पे होगा, अभी हमने पढ़ा था जो सारा स्किल है इसमें जहाँ पे वो एग्जाम्पल इलस्ट्रेट करेंगे टीचर, तो उसमें बच्चा ज़्यादा अटेंशन देंगे, ज़्यादा इंटरेस्टिंग से वो बच्चा सुनेंगे तब। तो ये जो एग्जाम्पल होगा ये वाला बिल्कुल सही होगा। जो एक्सप्लेनिंग है, इस एक्सप्लेनिंग थोड़ा बोरिंग टाइप का है। स्टिमुलस वेरिएशन इसमें नहीं होगा, रीइंफोर्समेंट इसमें नहीं होगा। अब अभी पढ़ाया हम लोग ये स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल। इसमें देखेंगे मूवमेंट एंड गेस्चर्स आर कंपोनेंट ऑफ द स्किल्स। जो मूवमेंट एंड गेस्चर्स यूज़ किया है वो कौन सा स्किल में क्या है। प्रोबिंग क्वेश्चन में तो गेस्चर्स नहीं यूज़ किया है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा है। ये स्टिमुलस वेरिएशन इसमें गेस्चर्स यूज़ किया है। रीइंफोर्समेंट में तो इसमें खाली वो प्रेस करता है, गेस्चर्स यूज़ करता है लेकिन
मेन वाला जो गेस्चर्स है वो स्टिमुलस वेरिएशन में करता है, इसमें नहीं होगा। इलस्ट्रेट विद एग्जांपल इसमें भी नहीं होगा। तो आपका आंसर होगा स्टिमुलस वेरिएशन, जो जहाँ पे गेस्चर्स यूज़ करता है वो स्टिमुलस वेरिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ द स्किल। जो सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन लेता है, ये हमने बोला था, इसमें क्या होता है, जो टीचर्स है, टीचर जब बच्चे को क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे जब पार्शियली वो करेक्ट आंसर देता है या तो आसपास होता है, तो टीचर क्या करते हैं, वो और रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है उसको, तो फर्दर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बच्चे को कितना समझ में आया। तो ये वाला कौन सा स्किल्स में था, ये वाला आपका स्किल्स और प्रोबिंग क्वेश्चन में था आपका, वो सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। वो जो हमने पढ़ाया था, वो जो चार्ट था ना वहाँ पे, वो पढ़ लेना, यहाँ से सारा क्वेश्चन आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज यूज एज ए लिंकिंग ऑफ द वर्ड इन द स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। जो स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग में हमने बोला है, कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं वो लिंकिंग करने के लिए, तो हमने बोला है वो जो देयरफॉर है, देयरफॉर यूज़ किया जाता है कोई भी चीज़ को लिंकिंग करने के लिए। कोई भी आप कंक्लूजन भी देखना, कोई भी जब टॉपिक्स का कंक्लूजन देता है तो वहाँ पे देयरफॉर यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो लिंकिंग करता है सारा चीज़ों को, तो इसलिए स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग में वो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए इसको देयरफॉर यूज़ किया जाता है। कंटिन्यू नहीं होगा, कैरी ऑन नहीं होगा, गुड नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, रेमिडियल टीचिंग इज एम्प्लॉयड। रेमिडियल टीचिंग कब एम्प्लॉयड करना चाहिए, टू करेक्ट द वीकनेस फाउंड इन द पीपल लर्निंग इन्वायरमेंट। जब बच्चा लर्निंग इन्वायरमेंट में वीकनेस फील करेंगे, कोई भी चीज़ में वो लेक होंगे, तो उसमें उसको रेमिडियल टीचिंग का ज़रूरत होगा। ये बिल्कुल सही आंसर है ये, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। ये परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट के लिए रेमिडियल टीचिंग नहीं होता है। रेमिडियल टीचिंग मेनली फोकस करता है जो बच्चा लेक होता है, जो थोड़ा वीकनेस होता है, उसको एक्स्ट्रा क्लास या एक्स्ट्रा टीचिंग, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल से उसको समझा जाता है, दैट इज़ रेमिडियल टीचिंग। ये नहीं होगा। टू डायग्नोज द गैप ऑफ लर्निंग, गैप ऑफ लर्निंग के लिए वो डायग्नोज करने के लिए रेमिडियल टीचिंग नहीं है। टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव करने के लिए भी रेमिडियल टीचिंग नहीं है। तो आपका ये वाला आंसर होगा, टू करेक्ट द वीकनेस फाउंड इन द पीपल लर्निंग इन्वायरमेंट। जो बच्चा वीकनेस फाउंड पाता है बच्चे को, उसी को रेमिडियल टीचिंग का ज़रूरत है। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपका माइंड में डाउट है तो आप कमेंट्स में बता दीजिए, मैं उसके बारे में क्लियरिफिकेशन लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।